नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अब आईआईटी में पढ़ रहे छात्रों को भी पीएम मोदी पर जोर से लिखना होगा। अपनी पढ़ाई के अलावा एक काम मोदी पर जोर से लिखने का दिया गया है। दरअसल आईआईटी खड़गपुर ने छात्रों से 17 सितंबर को मोदी के 74वें जन्मदिन के मौके पर एक निबंध प्रतियोगिता में पूरे जोश के साथ भाग लेने को कहा है और लिखना है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत किया। संस्थान ने अपने छात्रों को अंग्रेजी या 13 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में से एक में 750 से 800 शब्दों के निबंध जमा करके अखिल भारतीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा है। मेल में कहा गया है कि सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज ने संस्थान से स्टूडेंट और स्कॉलर्स को निबंध प्रतियोगिता के बारे में सूचित करने के लिए कहा है। निबंध 30 अगस्त तक भेजने होंगे। एक छात्र ने कहा कि हमें समझ में नहीं आता कि हमसे ये लिखने के लिए क्यों कहा गया है कि मोदी ने भारत के वैश्विक संबंधों को कैसे मजबूत किया है। मोदी के नाम पर केंद्र जो भी उचित समझे वो कर सकता है, लेकिन छात्रों को उनकी योजना में क्यों घसीटा जा रहा है। आईआईटी के एक रिसर्च स्कॉलर ने कहा कि हमने सुना है कि अन्य आईआईटी ने भी अपने छात्रों को इसी तरह का सर्कुलर भेजकर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा है। आईआईटी के एक अधिकारी ने कहा, चूंकि शिक्षा मंत्रालय ने निबंध प्रतियोगिता पर एक सर्कुलर भेजा है, इसलिए हमने छात्रों से इसमें भाग लेने का अनुरोध किया है। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि मोदी ने आत्ममुग्धता की सभी सीमाएं पार कर दी। बता दें, दिसंबर में यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मोदी के फोटोज के साथ सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए कहा था। हालांकि बाद में सर्कुलर वापस लिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा दिए गए एक विश्लेषण के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान दिए गए 173 भाषणों में से 110 में इस्लामोफोबिक बयान दिए। बुधवार को HRW रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव के बाद से धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भी जारी है, जिसमें देश भर में 28 हमलों में 12 मुस्लिम पुरुष और 1 ईसाई महिला की मौत हुई। रिपोर्ट में टाइटल दिया गया है इंडिया हेट स्पीच फ्यूल्ड मोदीज इलेक्शन कैंपेन। इस्लाम की रिपोर्ट में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मोदी के सभी भाषणों का विश्लेषण किया गया। ईरान ने इजरायल को हमले की धमकी दी है। ईरान का कहना है कि इजरायल से बदला लिया जाएगा, लेकिन इजरायल ने एक नई ड्रिल शुरू कर दी है, जिससे लगता है कि इजरायल को पता चल गया है कि ईरान का अटैक कहां पर और कैसे होगा। दरअसल इजरायल का कहना है कि वो लोद के केंद्रीय शहर के आसपास बुधवार को अभ्यास करेगा। इजरायल का कहना है कि अभ्यास पूरे सुबह और दोपहर में होगा। ये ड्रिल बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास होगी। बता दें, एयरपोर्ट इजरायल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये ड्रिल होम फ्रंट कमांड करेगी। आईडीएफ का कहना है कि होम फ्रंट कमांड नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में माहिर है। आईडीएफ ने कहा कि लोगों को इलाके में सैन्य वाहन गतिविधि में बढ़ोतरी दिखे तो उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि इसके साथ आईडीएफ का ये भी कहना है, ये ड्रिल तो पहले से होती आई है, ये तो पहले से प्लान थी। बता दें, ये ड्रिल ईरान के हमला करने की धमकी के बीच की जा रही है। ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों के आग्रह के बाद भी ईरान नहीं माना। ईरान ने 3 दिनों में दूसरा सैन्य अभ्यास किया। इजरायल ने आज अपनी ड्रिल की बात कही तो वहीं ईरान 3 दिनों में दूसरा सैन्य अभ्यास कर चुका है। उसने अपनी दूसरी ड्रिल मंगलवार शाम को की है। बता दें, 31 जुलाई को हमास चीफ हनिये की हत्या के बाद ईरान ने इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कल कैबिनेट में ही झड़प हो गई। गैलेंट ने नेतन्याहू के विचार को बकवास बताया और फिर नेतन्याहू ने इजरायल के नैरेटिव के खिलाफ काम करने का आरोप लगा दिया। हालांकि अब ईरान को लेकर इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स और खुफिया एजेंसियां लेबनान और ईरान में हो रही घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रही हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स और खुफिया एजेंसियां किसी भी खतरे को दूर रखने के लिए दिन रात 24 घंटे काम कर रही हैं। साथ ही हमारी सेना हमले के अलग अलग विकल्पों को तैयार रखे हुए है ताकि हम जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के हमले को रोकने का तरीका बताया था और उम्मीद जताई थी। बाइडेन ने कहा था कि अगर गजा युद्ध विराम पर सहमति बन जाती है तो ईरान इजरायल पर हमला नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद है। फिर सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने भी खबर चलाई कि ईरानी अधिकारी भी यही कह रहे हैं। लेकिन अब ईरान ने अमेरिका और इजरायल की हमला ना होने की अंतिम उम्मीद भी तोड़ दी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी परमानेंट मिशन ने कहा कि गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर फिलिस्तीनी हमास आंदोलन और इजरायल के बीच किसी भी वार्ता में ईरान भाग नहीं लेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने कहा कि तेहरान ऐसी वार्ता में भाग नहीं लेगा और ना ही लिया है। वहीं हमास के एक अधिकारी ने कहा
कि वो गुरुवार को संघर्ष विराम वार्ता में भाग नहीं लेगा, यानी हमास भी भाग नहीं लेगा और ईरान भी भाग नहीं लेगा, जिससे ये मजबूत संकेत मिलता है कि वार्ता में कोई भी सफलता अभी भी मायावी है। सफलता मिलने की संभावना ही ना मानो। देशों को उम्मीद थी कि हमास और इजराइल एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंकाओं के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। रूस में हुई मुलाकात में पुतिन ने कहा कि मॉस्को फिलिस्तीन के लोगों की दुर्दशा से आहत है, दुखी है और एक पूर्ण राज्य बनाने की उनकी आकांक्षा का समर्थन करता है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध की मांग के बावजूद मॉस्को मिडिल ईस्ट की घटनाओं पर ध्यान दे रहा है। वहीं अनुभवी नेता अब्बास ने कहा कि रूस फिलिस्तीनी लोगों के सबसे प्यारे दोस्तों में से एक है। उन्होंने पुतिन से कहा कि हमें आप पर विश्वास है, हमें आप पर भरोसा है और हम आपका समर्थन महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जहां रूस वीटो रखने वाली 5 शक्तियों में से एक है, वहां रूस को इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ काम करना चाहिए। बता दें, जहां अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर है, वहीं रूस मिडिल ईस्ट को दिखाना चाह रहा है कि अमेरिका उनके साथ है और हम आपके साथ हैं। उसके बावजूद साथ में है, जबकि हम युद्ध में हैं। बता दें, रूस ने कुछ दिन पहले ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए थे। रूस ने यह काम 15 साल बाद किया। S-14 दुनिया का सबसे एडवांस एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका ने इजराइल को $20 अरब के लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य उपकरण बेचने की मंजूरी दे दी है। पेंटागन का कहना है कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल के धुर दक्षिणपंथी और नेशनल सिक्योरिटी मामलों के मंत्री इत्तेमार बेन गिविर ने सैकड़ों यहूदियों के साथ यरूशलेम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश किया और प्रार्थना की। इजरायली मंत्री के इस कदम को फिलिस्तीन, अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब समेत कई देशों और संयुक्त राष्ट्र ने भी उकसाने वाला बताया है और इसकी निंदा भी की है। बता दें, अल अक्सा मस्जिद में किसी भी और धर्म को प्रार्थना करने पर रोक है। फ्रांस ने कहा है ये नया उकसावा है जो मंजूर नहीं है। जिस घटना पर टैग करने पर महुआ मोइत्रा ब्लॉक कर देती हैं लोगों को, उसी घटना पर अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आवाज उठाई है। राहुल ने कहा है कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है, तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं। राहुल ने कहा कि हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वक्त को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। हालांकि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने महुआ मोइत्रा को टैग नहीं किया, इसलिए ब्लॉक होने से बच गए। नहीं तो नेता प्रतिपक्ष ब्लॉक हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार के मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दोषी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। सीएम ने कहा कि डॉक्टर के बलात्कार हत्या मामले में सभी कार्रवाई की गई है, फिर भी दुर्भावनापूर्ण अभियान जारी है। वो मामले से उपजे गुस्से के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप मुझे गाली देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल को गाली न दें। मुख्यमंत्री ने हड़ताल पर चल रहे डॉक्टर से अनुरोध किया कि वो काम पर लौट आएं और कहा कि सीपीआईएम और भाजपा बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए बांग्लादेश जैसे विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार मामले की जांच। गुजरात में सुरेंद्रनगर जिले के सांगड़ी गांव में तिरंगा यात्रा को कांग्रेस के लोकल नेताओं ने रोका इसलिए क्योंकि तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों को जो यूनिफॉर्म के ऊपर एक भगवा टी शर्ट पहनाई थी, उस पर सावरकर की तस्वीर भी थी, साथ ही सुभाष चंद्र बोस की थी। लेकिन कांग्रेस के नेता सावरकर को देखकर भड़क गए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है गांधी की हत्या में जिस व्यक्ति के ऊपर साजिश रचने के आरोप लगे हैं, उन सावरकर की फोटो पहनना सही नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने फिर बच्चों को यह बताया कि गांधी की हत्या के साजिशकर्ता वीर सावरकर हैं। बांग्लादेश के पीएम पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने पहली बार बयान जारी किया। हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से उन्हें हटाने के पीछे की ताकतों और हिंसा करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने लाखों शहीदों के खून का अपमान किया है। मैं देशवासियों से न्याय चाहती हूँ।
शेख हसीना ने मांग की है कि देश में दंगाइयों को दंडित किया जाए। उन्होंने अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए भी न्याय की मांग की, जो बांग्लादेश के संस्थापक थे। शेख हसीना ने अपने बेटे साजिद वाजेद के एक्स अकाउंट पर बांग्ला भाषा में बयान जारी किया। इसमें उन्होंने अवामी लीग के खिलाफ तख्ता पलट को अपने पिता, बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कई शहीदों का घोर अपमान बताया। ऑस्ट्रेलियाई सांसद जूलियस लीसर ने देश की संसद में बांग्लादेश के हालात और वहां हिंदुओं समेत बाकी माइनॉरिटी पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। सांसद जूलियन लीसर ने इसे मानवीय तबाही बताते हुए कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं को हिंसक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। बांग्लादेश में अलग अलग धर्मों को मानने वालों के बीच आपसी सम्मान कम होता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों की अपनी अलग अलग राजनीतिक विचारधारा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया है। चौंकने से पहले सुन लें कि थाईलैंड का सुप्रीम कोर्ट है। इस कोर्ट ने प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसन को नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करने के आरोप में पद से हटा दिया है। खबर पर ध्यान दीजिए, नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करने पर हटाया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में एक सदस्य की नियुक्ति की थी जिसे एक अदालत के अधिकारी को रिश्वत देने के कथित प्रयास में जेल हुआ था। श्रेथा थाविसन के इस कदम को नैतिकता का उल्लंघन मानते हुए संवैधानिक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते थे कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है जिसके अंदर गंभीर रूप से नैतिक अखंडता का अभाव है। ईडी के कार्यवाहक प्रमुख राहुल नवीन को बुधवार को जांच एजेंसी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। एक आदेश में इसकी जानकारी दी गई। राहुल नवीन ईडी के संजय कुमार मिश्रा का स्थान लेंगे। संजय मिश्रा का कार्यकाल बुधवार 14 अगस्त को खत्म हो गया। गोविंद मोहन भारत के नए गृह सचिव होंगे। 1989 के सिक्किम कैडर के आईएएस अफसर गोविंद मोहन 1984 बैच के आईएएस अफसर अजय कुमार भल्ला की जगह लेंगे। भल्ला को 2019 में गृह सचिव बनाया गया था। केंद्रीय गृह सचिव का काम प्रशासनिक और नीतिगत मामलों में केंद्रीय गृह मंत्रालय को परामर्श यानी सलाह देना होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में भारत की अर्थव्यवस्था की तरक्की का खासतौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 से वर्ष 2024 के बीच 8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करके भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इससे न केवल देशवासियों के हाथों में अधिक पैसा आया है, बल्कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भी भारी कमी आई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास की छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उसके ब्रेस्ट काट दिए, प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से हमला किया। सोमवार को उसका शव अर्धनग्न अवस्था में पोखर में मिला। उसके मुंह पर कपड़ा बांधा था। अगल बगल मांस के चिथड़े और खून के धब्बे थे। पीड़ित छात्रा के परिवार ने कहा कि रविवार की रात 5 लोग घर से बेटी को उठाकर ले गए। उन्होंने बेटी को ले जाते समय कहा कि तुम्हारी बेटी का रेप करेंगे। घटना के बाद छात्रा की मां ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई। गांव के ही संजय राय समेत 5 अज्ञात बदमाशों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संजय राय नाबालिग से शादी करना चाहता था। इसके लिए उसने जमीन देने का लालच भी किया, लेकिन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया। घटना के बाद एसपी समेत कई आला अफसर मौके पर पहुंचे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि उन्होंने हालिया लोकसभा चुनाव में अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारकर गलती की। वर्तमान में राज्यव्यापी जन सम्मान यात्रा पर निकले पवार ने एक मराठी चैनल से कहा, किसी को भी राजनीति घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। बता दें, महाराष्ट्र में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में पवार का यह बयान मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होनी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, इस फैसले को आने में लगातार देरी हो रही है। मंगलवार को आना था, लेकिन फिर टल गया। अब इसकी सुनवाई 16 अगस्त को होगी। सीएएस ने कहा कि अब ये तारीख 16 अगस्त को पेरिस के समय अनुसार शाम 6 बजे तय की गई है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के रूप में फिर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। इसी के साथ ये तय हो गया है कि जापान को अब एक नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। फुमियो किशिदा ने इस फैसले के बारे में कहा कि पार्टी को नई शुरुआत की जरूरत है। 67 वर्षीय किशिदा के सितंबर में पार्टी के नए नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री पद से हटने की उम्मीद जताई जा रही।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनके देश की सेना रूस के कुर्स्क क्षेत्र में कई दिशाओं से आगे बढ़ रही है। जेलेंस्की ने कहा कि कुर्स्क में हमारी सेना कई दिशाओं से 1 से 2 किलोमीटर तक आगे घुस गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। अभी ये भी पता नहीं चल पाया है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी क्षेत्र की कितनी जमीन पर कब्जा किया है। हॉकी इंडिया ने भारतीय टीम के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश की 16 नवंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया। पी.आर. श्रीजेश ने ओलंपिक के दौरान ही घोषणा कर दी थी कि उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में लगातार दूसरा कांस्य पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।